जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे। देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1। इस चैनल पर आप लोग को क्लास 9, 10th एंड 11th 12th चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लोग और बेल आइकन को इम्प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक पर, क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, एक क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है क्लास 10th के चैप्टर 1 है यानी 1.1 है। जैसे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम जानेंगे लोग कि एचसीएफ होता है क्या। देखिए तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक थ्योरम यानी प्रमेय है, जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी इसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया पहला 135 और 225, यानी 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, देखिए एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, जो आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो सर एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला दिया है 135 और 225 का निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 135 और 225 का। ठीक है, 135 और 225 का, चलिए 135 हो गया ये आपका, और कितना 225 है, 225 हो गया। ठीक है, और देखिए इसमें डिवाइड दिया था यानी भाग दिया था। ठीक है, यानी 135 में कितना से हम गुणा करेंगे कि 225 आएगा या उससे कम आएगा। देखिए तो हम दो बार में जाएंगे तो 270 हो जाएगा, यहाँ पर दिया 255 दिया है, इसका मतलब दो बार में हम लोग नहीं जाएंगे, लोग एक बार में ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 135 बार में इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो 135 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे यानी माइनस करेंगे। देखिए तो 5 में से 5 गया तो क्या होगा, 0 होगा, और 2 में से 3 नहीं कटेगा तो इसमें से हाफ लेंगे, यानी 12 में से 3 गया तो कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पर 1 क्या हो गया, कट गया। देखिए इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब एचसीएफ निकाला जाता है तो किसी हालत में यानी हर हालत में इसको पूरा कटाएंगे, जब तक पूरा ये कटेगा नहीं तब तक हम इसको बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये 90 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 90 से 135 हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए 190 से क्या करेंगे, सॉरी 90 से और 135 में आप देंगे, तो 90 से 135 में भाग दें तो कितना हो जाएगा, दो बार मतलब 180 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया 135 यानी इसको भी एक बार में ही ले जाएंगे, तो 90 एकम 90 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 में से 0 घटेंगे तो कितना होगा, 5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर 3 में से 9 नहीं घटेगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर क्या करेंगे, इस 45 सब क्या करेंगे, हम 90 में भाग देंगे, 90 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक ये प्रक्रिया चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब 45 से क्या करेंगे, हम 90 में भाग देंगे। अब देखिए 45 में कितना से गुणा करेंगे, 90 आएगा, 45 दूना 90 होता है, यानी दो बार में ले लेंगे। ठीक है, तो 45 दूना आपका यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया, यानी ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो बोला है एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम चलेंगे, क्योंकि यूक्लिड क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए इसमें ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, और क्यू का मान क्या होता है, और आर का मान क्या होता है, इसमें इसको हम भरेंगे और उसके बाद एचसीएफ जो आपका आएगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए लास्ट में जिस अंक से कटता है, लास्ट में जिस अंक से पूरा कटता है वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो लास्ट में कितना से कटा है, 45 से कटा है, तो 45 आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, उससे पहले हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान को भरेंगे और उसके बाद एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ए का मान कितना, देखिए तो ए का मान, ये भाज्य को ए बोला जाता है, भाज्य को
बी बोला जाता है, भागफल को क्यू बोला जाता है और शेषफल को आर बोला जाता है। ठीक है, यानी ये भी आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, यानी भाज्य को ए बोला जाता है, भागफल को बी बोला जाता है, भागफल को क्यू बोला, भाजक को बी बोला जाता है, भागफल को क्यू बोला जाता है और शेषफल को आर बोला जाता है। ठीक है, तो इसी में क्या करेंगे, इस मान को हम पुट करेंगे, भरेंगे। तो देखिए एक मान कितना है, देखिए तो एक मान कितना 225 है, तो 225 हो गया बराबर भाजक दिया है, भाजक कितना है आपका मान, यानी बी का मान कितना दिया है 135 दिया है, 135 हो गया गुणे भागफल, यानी क्यू का मान कितना दिया है, देखिए तो क्यू का मान कितना है आपका, क्यू का मान 1 है तो 1 हो गया, अब प्लस आर का मान कितना है 90 है, यहाँ पर कितना हो गया 90 हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पर 90 हो गया, ये हो गया। फिर इसका आगे पुनः करेंगे, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, देखिए तो 135 है बराबर बी का मान इसमें कितना है 90 है, तो 90 हो गया इंटू क्यू का मान कितना है 1 है तो 1 हो गया, प्लस आर का मान कितना है इसमें 45 है, कितना हो गया 45 हो गया। दूसरा स्टेप हो गया और तीसरा स्टेप को लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में क्या है, ए का मान कितना है 90 है तो 90 हो गया बराबर बी का मान कितना है 45 है तो 45 हो गया गुणे क्यू का मान कितना है 2 है तो 2 भर दिए, अब प्लस आर का मान क्या है यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है, यहाँ पर शेषफल कितना है 0 है तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब बोला एचसीएफ, तो इसलिए एचसीएफ बराबर आपका कितना हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर आपका होगा 45, यानी लास्ट में कितना से कटा है 45 से कटा है, तो 45 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया एक क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1.1 है। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आगे गुणनखंड विधि मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया 135 और 225 दिया, इसमें क्या करें, इसका महत्तम समापवर्तक हम लोग पढ़ेंगे जिसको एचसीएफ कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, सब वही है, उसी को कर दिए। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, उसमें मान को भर दिए और लास्ट में जितना से आपका कटता है वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया 45 आ गया। चलिए हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है, एक वीडियो में आप लोग से 3 से 4 प्रश्न पढ़ने को मिलेगा, फिर इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है फिर आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी उसमें 2 क्वेश्चन है, एक का 1 नंबर कंप्लीट हो गया, एक में 3 क्वेश्चन पूछा जिसमें 1 क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन उसमें बाकी था, 2 क्वेश्चन आप लोग उसको अपने से बनाइए। ठीक है, तभी जाकर आप लोग को प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जैसे 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दूसरा प्रश्न बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बोला है दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए विषम क्या होता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लेता है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है, और धनात्मक में क्या होता है, प्लस होता है, यानी जो इसमें प्लस वाला संख्या होता है जिसमें माइनस नहीं लगा होता है, क्या होता है, वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो बोला है विषम धनात्मक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे q बराबर संख्या मानेंगे। ठीक है, और उस संख्या को हम क्या करेंगे, वो भी क्या मानना है, विषम धनात्मक पूर्णांक मानना है, यानी विषम संख्या मानेंगे और उस संख्या को हम इसमें रखेंगे, जो विषम पूर्णांक दिया इसमें रखेंगे। यदि इसका मान यदि विषम प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक में विषम संख्या का मान रखेंगे तो क्या होगा, विषम धनात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना q बराबर, देखिए माना
विषम धनात्मक पूर्णांक, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी q बराबर क्या मानेंगे, हम मान लीजिए 1,3,5, ये सब क्या है, विषम संख्या। इसके आगे भी आप लोग मान सकते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड है कहाँ तक मान सकते हैं। इसके आगे और भी मानेगा तो और क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 3 ही माने हैं। यानी माना विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है, 1,3,5 हो गया। ये सब क्या है, विषम संख्या, ठीक है। और धनात्मक में क्या होता है, प्लस वाला होता है, ठीक है। तो प्लस है, इसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 होगा। ये सब क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब इसी संख्या को क्या करेंगे हम, पारा पारी यानी एक एक करके इसमें रखेंगे और उसका मान देखेंगे क्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि 6q + 1 में चलेंगे, ठीक है, किसमें चलेंगे, पहले 6q + 1 में चलेंगे और इसमें q बराबर कितना से चलेंगे, q बराबर 1 से चलेंगे। यानी विषम क्या माने, विषम धनात्मक पूर्णांक कितना माने, 1,3,5 माने। तो पहले हम एक का मान इसमें रखेंगे, 1 का मान हम तीनों में रखेंगे, उसके बाद 3 का मान तीनों में रखेंगे, उसके बाद 5 का मान तीनों में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तो q बराबर कितना चल दिया, हम 1 से चल दिए। आज चूंकि किस में चलना है, 6q + 1 में चलना है, ठीक है। तो q का मान इसमें क्या बनेगा, 1 भरेंगे, तो 6 हो गया और गुणे q का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया और प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। यानी 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 हो गया। तो 7 कौन सा संख्या होता है, विषम होता है, ठीक है। चलिए फिर पुनः हम आगे चलेंगे, इसमें रख दिए। अब 6q + 3 में रखेंगे, यानी एक एक करके रखेंगे पारा पारी, ठीक है। तो 6q + 3 में अब चलेंगे, 3 में चल दिए। देखिए इसमें भी q बराबर कितना चलेंगे, हम q बराबर 1 से ही चलेंगे, q बराबर 1 से चलेंगे, यानी q का मान जो 1 मान है वो तीनों में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो 6 हो गया और गुणे q का मान कितना, 1 है तो 1 हो गया और प्लस 3 है तो 3 हो गया। देखिए अब 6 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पर 9 हो गया। ये भी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होगा। चलिए फिर पुनः अब आगे चलेंगे किसमें, 6q + 5 में। पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या दिया है, 6q + 5 दिया है। तो 6q + 5 में चलेंगे। इसमें भी q बराबर कितना चलेंगे, हम 1 से चलेंगे, q बराबर 1 से चल दिए। देखिए अब q का मान इसमें रखिए, तो 6 हो गया, गुणे q का मान कितना है, 1 है तो 1 भर दिए और प्लस 5 है तो 5 हो गया। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा और प्लस 5 जोड़ेंगे, यानी 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 11 हो गया। देखिए यहाँ पर 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या और 11 भी विषम संख्या है। ये सब क्या है, धनात्मक है, यानी प्लस वाला है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलो फिर आगे हम बढ़ेंगे। पुनः पहला तो काम हो गया, 6q + 1 का काम हो गया। अब हम चलेंगे 6q + 3 में चलेंगे। इसमें भी q का मान हम रखेंगे कितना, अब 3 रखेंगे, उसके बाद 5 रखेंगे, ठीक है। 1 का काम हो गया, अब 3 का काम करेंगे, उसके बाद 5 का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 का काम कीजिए। पूरा 6q + 1 में चलेंगे और इसमें q के बराबर कितना चलेंगे, हम 3 से चलेंगे। 1 से चल दिए, उसके बाद तीसरा कितना चलेंगे, 3 से चलेंगे, ठीक है। चलिए तो 6 हो गया, गुणे q का मान कितना है, 3 है तो 3 हो गया और प्लस 1 है तो 1 हो गया। देखिए 6 में 3 से गुणा करें तो कितना, 3 × 18 होगा और प्लस 1 18 कितना होगा, 19 हो गया। ये आपका हो गया, ठीक है। फिर पुनः अब q बराबर कितना चलेंगे, हम q बराबर अब 3 से चले हैं। अब चलें किसमें, 6q + 3, 6q + 3 में चलेंगे, ठीक है। पहले 1 में चले थे, अब कितना चलेंगे, 3 में चलेंगे, ठीक है। और q बराबर कितना चलेंगे, हम 3 से चलेंगे, q बराबर 3 से चलेंगे, ठीक है। अब q का मान क्या करेंगे, इसमें हम भरेंगे 3। चलिए भरिए, यानी 6 हो गया, गुणे q का मान कितना है, 3 है तो 3 हो गया और प्लस यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 हो गया। चलिए 6 में 3 से गुणा करें कितना, 6 18 हो गया और प्लस 3, 18 3 कितना होगा, 21 होगा। देखिए ये भी क्या है, 21 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये हो गया, 3 हो गया। उसके बाद किसमें चलेंगे, 6q + 5 में चलेंगे, 6q + 5 में चलते हैं, ठीक है। इसमें भी q बराबर कितना चलेंगे, हम 3 से चलेंगे, कितना चलेंगे, 3 से चलेंगे, ठीक है। मान रखिए, यानी 6 हो गया, गुणे q का मान कितना है, 3 है तो 3 हो गया और प्लस 5 है तो प्लस 5 हो गया। यानी 6 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 23 होगा। देखिए तो 23 भी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यानी जितना भी हम मान इसमें रखे हैं सब क्या हुआ है, विषम धनात्मक ही प्राप्त हुआ है। देखिए एक बार फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पहले दिया था, 6q + 1 में चले हैं और q बराबर कितना चले, 1 से चले हैं, ठीक है। तो q का मान 1 भरा है तो कितना संख्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। तो 7 क्या होता है, 7 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक ये भी है, विषम संख्या है, ठीक है। उससे फिर पुनः चले, इसी में हम क्या कर रहे हैं, अब 6q
पहला हो गया। दूसरा क्या है 6 क्यूब+3 है, 6 क्यूब+3 में हम भी 1 का मान रखेंगे तो कितना है 9 प्राप्त हुआ। उसके बाद 6 क्यूब+5 में 1 का मान रखा तो कितना प्राप्त हुआ 11 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तीनों का काम हो गया। देखिए फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो दिया है 6 क्यूब+3 में अभी अब क्या करें हम 3 का मान रखेंगे, सॉरी 6 क्यूब+1 में 3 का मान रखेंगे। ठीक है, तो 3 का मान रखे तो कितना मान आया इसका 19 आया, इसमें 21 आया, इसके बाद 23 आया। ठीक है, आप लोग इसको आगे 5 रख के आप लोग बना लिए। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को इसमें मान रखिएगा तो इसका क्या होगा विषम धनात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी संख्या इसमें रखिएगा विषम धनात्मक संख्या तो उसका मान क्या होगा विषम धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, देखिए यहाँ पर लिख दें। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 6 क्यूब+1 या 6 क्यूब+3 या 6 क्यूब+5 में कोई भी विषम धनात्मक संख्या रखने पर विषम धनात्मक ही प्राप्त होगा। विषम धनात्मक ही प्राप्त होगा। देखिए यानी इस संख्या में 6 क्यूब+1, 6 क्यूब+3 और 6 क्यूब+5 में कोई भी हम विषम संख्या रखेंगे तो उसका मान क्या होगा विषम ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब जाने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसको। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में जानेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चूंकि परेड में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, कुल सदस्यों की संख्या कितना है 616 है। आप बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है 32 है। तो क्या करेंगे दोनों का हम एचसीएफ निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे महत्तम समय पर तक, तो आपका स्तंभों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चूंकि परेड में कुल सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या कितना है 616 है, यानी 616 दिया 16 दिया। ठीक है, बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है 32 दिया है। ठीक है, बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर कितना दिया 32 दिया है। कितना दिया 32 दिया है। तो बोला इसका स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ठीक है, तो 32 दिया और कितना टोटल 616 दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा और स्तंभों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 में हम कितना से गुणा करेंगे तो 616 आएगा। देखिए 32 320 होता है, 32 320 यानी कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको 19 बार में ले चलिए, यानी 19 में क्या करें 19 दूना 38, 19 में कितना होता है 38 होता है, 38 का 8 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 19 3 57, 57 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो गया 19 बार मिलेगा तो कितना 608 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, यानी 16 में से 8 गया कितना होगा 8 होगा, यहाँ पर 0 हुआ कट गया, यहाँ पर भी कट गया, ये 0 होगा, खलास खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करें 8 से क्या करेंगे हम 32 में अब डिवाइड देंगे। ठीक है, दीजिए
अब 8 में कितना से गुणा करेंगे कि 32 आएगा, तो कितना 8 चौका 32 होता है, ठीक है। यानी कितना बार कटेगा, 4 बार में कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कट गया। तो बोला स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि जब एचसीएफ निकाला जाता है, इसका पहले वाला प्रश्न में बताएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकाला जाता है, तो जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में जिस अंक से पूरा कटता है वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे, उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। यानी इसका एचसीएफ निकाला गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आप लोग क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 चैप्टर वाइज चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल से वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।